नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमानों के साथ हम हाजिर हैं। समीर चौकामकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आइए अब उस खबर की बात करते हैं जिसने पूरे देश के अंदर सनसनी मचा रखी है और जिसकी चर्चा हर ओर है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में आग लगने का मामला होली की रात 14 मार्च को सामने आया। कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की और उस खबर में यह छापा कि 14 तारीख को जो आग लगी थी, उसके बाद जब वहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, आग को बुझा लिया गया, तो एक स्टोर हाउस के अंदर को जले हुए दस्तावेजों के साथ भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। कैश कितना था ना खबर में था, ना बाद में इस पर किसी ने कोई टिप्पणी की। खबर में यह भी लिखा गया कि उसके बाद 20 तारीख को यानी कि परसों सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की एक बैठक होती है जिसमें यह फैसला किया जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, वही हाई कोर्ट के जज, उनको दिल्ली हाई कोर्ट से उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। इतनी खबर आई और इसके बाद हंगामा मच गया। सवाल पूछे जाने लगे, अगर पैसा मिला था तो कितना पैसा मिला था, पैसा मिला कि नहीं मिला, कहां है अब वो पैसा, जांच किसने की, उसकी वीडियोग्राफी की गई थी या नहीं की गई थी। और फिर इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि अगर ऐसा सच में हुआ तो क्या एक जज को वापस किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देना, क्या यही एक सजा है? क्या बस इतना ही बड़ा मामला मानता है इसको सुप्रीम कोर्ट? इस पर भी चर्चा शुरू हुई। फिर कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर एक स्पष्टीकरण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की तरफ से एक नोट साझा किया गया मीडिया के साथ, जिसमें कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के स्पेक्यूलेशन और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। उसमें साफ साफ बताया गया कि जो कुछ हुआ उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक जांच शुरू कर दी है। एक इंटरनल इंक्वायरी इस पूरे मामले में शुरू की जा चुकी है। साथ साथ यह भी बताया गया कि कॉलेजियम के सामने यह प्रस्ताव आया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पेरेंट हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर उनसे भी जवाब मांगा गया है और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी उनकी राय मांगी गई है। इस पर उनकी राय आने के बाद कोई आगे फैसला किया जाएगा। और यह भी साफ साफ बताया गया कि यह जांच और साथ में यह प्रस्ताव आना कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, ये अलग अलग मामले हैं। इसको इस तौर पर ना देखा जाए कि जस्टिस यशवंत वर्मा को सजा के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। इतनी बात सबके सामने आई। कल पार्लियामेंट भी चल रही थी। राज्यसभा में यह मामला कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने उठाया। जयराम रमेश ने चेयर की तरफ, जहां उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कहा कि आपको इस मामले पर कुछ कहना चाहिए। जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर टिप्पणी की और उन्होंने सवाल उठाया कि यह मामला पहले ही सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ। फिर उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह कोई नेता होता, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता, तो अब तक वो टारगेट पर आ चुका होता। फिर वो बात को ले गए 2014 में मोदी सरकार ने आते ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर एक जो बिल पास किया था, उस बिल को सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया था। नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, अपॉइंटमेंट्स बिल, NJAC। और उन्होंने कहा कि आज अगर वो बिल इंप्लीमेंट हुआ होता तो फिर ऐसे मामले सामने नहीं आते। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी तक स्पष्टीकरण के तौर पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आई हैं। फायर डिपार्टमेंट ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा है उसे कैश मिला या नहीं मिला। दिल्ली पुलिस इस बारे में खामोश है, क्योंकि आग बुझाए जाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पुलिस को कॉल किया था। तो ना फायर डिपार्टमेंट को स्पष्टीकरण दे रहा है, ना पुलिस को स्पष्टीकरण दे रही है। इस पर सरकार की तरफ से भी कोई नहीं बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी पुष्टि की गई है कि एक जांच बैठा दी गई है और प्रस्ताव यह है कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। बस इतनी बातें सामने हैं। सबसे बड़ा सवाल, पैसा मिला या नहीं मिला? इसका जवाब सिर्फ हां या ना में हो सकता है। तो वो हां या ना का जवाब कौन देगा और अभी तक वो जवाब क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं आपको 3-4 प्रतिक्रियाएं दिखा रहा हूं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के जो इस वक्त के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने क्या कहा, पूर्व अध्यक्ष ने क्या कहा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या हम कोई डस्टबिन है कि आप एक ऐसे आरोप लगे जज को वापस हमारे यहां भेज देंगे। वो चारों बयान आपको दिखा रहा हूं। What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable,
effective, I am sure, will be on the way. I will get in touch with leader of the House and leader of the opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session, subject to their agreement. Certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. Thereafter, the Supreme Court collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal to the public at large. एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। अब इसमें एक सवाल यह भी है कि सरकार के पास क्या इस बारे में जानकारी है? जरूर होगी। तो सरकार का इस पर रुख क्या है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके सोशल मीडिया हेड कल से इस मामले पर एक्स पर जो कुछ पोस्ट कर रहे हैं उसको आप बीजेपी की टिप्पणी तो मान ही सकते हैं। तो मैं वो आपको टिप्पणी बता रहा हूं तक क्या हुई। सबसे पहले अमित मालवीय, वो सोशल मीडिया हेड हैं बीजेपी के, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की उस खबर को कोट करके ऊपर केवल लिखा ट्रांसफर्ड आउट, एक सवालिया फ्रेज ट्रांसफर्ड आउट, और उसके बाद उन्होंने एक इमोजी बनाई। इसका मतलब कि क्या बस इतना ही कि बस आपने उनको ट्रांसफर कर दिया? इसके बाद फिर वो आगे बताते हैं कि कैसे ये जज साहब जो हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, इन पर पहले सवाल उठते रहे। फिर वो अगला थोड़ी देर के बाद एक और पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने 2023 सितंबर में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की करप्शन की जांच पर रोक लगा दी थी। तो इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। मतलब इससे वो सीधे सीधे एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जजमेंट्स पर, उनके फैसलों पर एक बात होनी चाहिए। यही नहीं रुकते वो, इसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वर्ष 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में काम किया। यह अवधि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल के साथ मेल खाती है, जो मार्च 2012 से मार्च 2017 तक चला। क्या किसी ने पूर्व यूपी मुख्यमंत्री से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आवास से बरामद नकदी के बारे में सवाल किया? इसकी बात भी वो पूछते हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं कि कैसे जब जस्टिस यशवंत वर्मा जस्टिस नहीं बने थे, उस वक्त एक मामला हुआ था एक शुगर मिल को लेकर के, और उस संभावली शुगर मिल, और उस मामले में वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ऐसे किसी पद पर थे, और तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको, जब एक मामले में अभियुक्त बनाया गया जस्टिस यशवंत वर्मा को, जब वो जज नहीं थे, मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला रोक दिया था। ये सारी बातें शेयर की जा रही हैं, लेकिन फिर वही सवाल है कि चुप्पी पहले कौन तोड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल का जवाब कौन देगा? जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च की रात कोई पैसा मिला या नहीं मिला? मिला तो कितना पैसा मिला? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए, अब ये सवाल रह ही नहीं गया है सौरभ जी कि पैसा मिला या नहीं मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टोरी की, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, हरीश साल्वे बोल रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी बोल रहे हैं। कल मेरी खुद बात हुई, वहाँ बाकायदा सारे वकील निकल कर बाहर आए और वहाँ के जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको लग रहा है कि ये तमाशा बना दिया है क्या, कि कुछ भी होगा तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दो। चूंकि इन्हें सबसे पहले वहीं पोस्टिंग मिली थी एडिशनल जज के तौर पर, बाद में ये परमानेंट जज बने थे, और चूंकि इनके पिताजी भी रहे, इनके चाचा जी भी रहे, तो एक तरह से परिवार के तौर पर बहुत स्ट्रांग बैकिंग है इनकी।
लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये सब कुछ न्यायाधीश के आवरण में देश की जनता के सामने एक बहुत गंदा चित्र नहीं प्रस्तुत कर रहा है? और इतना गंदा चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि अनिल तिवारी को यह पूछना पड़ रहा है, जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उतने वकीलों के मत से चुन कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये डस्टबिन है, कूड़ेदान है क्या? एक न्यायालय को अगर उसी न्यायालय में, और वो कहते हैं कि इस न्यायालय ने मुझको बहुत दिया है, मेरे जीवन में इतना कुछ दिया, और अगर मेरे ऊपर इतना बड़ा दाग लग रहा है तो इससे ज्यादा, और जो ये चिट्ठी है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो और कई बड़े सवाल खड़े करता है। जो दिल्ली उच्च न्यायालय में नंबर 2 की पोजीशन का जज है, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लौटकर नंबर 9 की पोजीशन का जज क्यों बनने जा रहा है? इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। और एक कोलिजियम की कार्रवाई नियुक्ति में, चलिए ठीक है, देश न जाने, आपने तय किया कि फलाना जी को मद्रास हाईकोर्ट से यहां ले आना है, फलाना जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहीं और भेजना है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी खबरें छपी, एक व्यक्ति जिसके लिए पूरी लीगल फ्रेटर्निटी कह रही कि ये धब्बा लग रहा है हमारे पूरे पेशे के ऊपर, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और पूरी कॉलेजियम को यह बात ट्रांसपेरेंट नहीं करनी चाहिए? अभी तो हमने देखा था ना, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने समय में क्या किया, कहा भैया पूरी प्रोसीडिंग जनता, अब कोई दिक्कत नहीं, आप भी उसका लॉगिन पासवर्ड लीजिए और आप भी घुस जाइए, मजे से देखिए, जैसे पहले आप कोर्ट में जाकर सुनते थे, अब आप वहां सुन। इस ट्रांसपेरेंसी से हम कहां पहुंचे? एक जज के घर में आग लगने की खबर है, कोई बता नहीं पा रहा है, पैसा मिला कि नहीं मिला, 5 करोड़ है, 15 करोड़ है, 50 करोड़ है, अब तो 50 करोड़ भी कोई कह रहा, ये हम में से कोई नहीं जानता। और एक बात जो कल अनिल तिवारी ने ही मुझसे कही, मैं उसको दोहराता हूं, उनका कब तक एक कंटेम्प्ट से डरा डरा के आप देश की जनता का भरोसा कमजोर करोगे? क्योंकि जो डेमोक्रेसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है ना, जुडिशरी तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, जहां हम कहते हैं कि लोकतंत्र में अगर हमारे नेता लोग गड़बड़ाने लगे, अगर राज्यसभा में चेयरमैन को यह कहना पड़ रहा है कि कोई नेता होता तो टांग लेते। मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कल प्रतिक्रिया दी है उसकी और बात करनी चाहिए। अच्छा कि आपने बात कही। देखिए, ये क्लैरिफिकेशन आया ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई, उसमें एक बात साफ कर दी गई कि इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। इंक्वायरी ऑर्डर की गई तो मतलब कुछ हुआ है, ये बात तो उस नोट से पता चल रही है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों भेजा जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये प्रपोजल है, अभी ये तब होगा, पहले कॉलेजियम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा कि उनको ट्रांसफर करना है, फिर इसकी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अभी वहां तक मामला पहुंचा ही नहीं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, सामान्य स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय किस जज को कहां भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, उससे क्या लेना देना। हाँ। लेकिन अगर इतना सवाल उठा तो उसी के साथ ये उस नोट में मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, ये आना चाहिए था ना कि इनकी फलाना वाली जांच चल रही जिसके आधार पर हमने ये किया, कि वरना क्या वजह होगी, किसी को डिमोट करके क्यों भेजा जाता है? तो वो क्लियर है उस नोट से। मैं बार बार वही कह रहा हूं, जब नोट कह रहा है कि जांच बैठा दी गई है तो वो इन इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मामला क्या है दुनिया के सामने 14 तारीख, नहीं सौरभ, ये जज साहब हैं तो ये तो नहीं करना चाहिए ना। बड़े बड़े लोग, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, हरीश साल्वे कह रहे हैं, धनखड़ साहब कह रहे हैं, आप यहां से चले 14 तारीख से, आज तारीख हो गई 22, 21 को रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, पूरी रिपोर्ट ही बता देते ना। रिपोर्ट कल शाम सबमिट हुई है, 21 को रिपोर्ट सबमिट हो गई। हाँ। तो आप उसकी वेटिंग करेंगे, आप उसको वेरीफाई करेंगे, जो भी करना है, लेकिन कम से कम ये पता तो चले कि आखिर है क्या। ये बात ठीक है। और जो सवाल उठाया उपराष्ट्रपति ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने सबसे पहले, कि ये बात पहले क्यों नहीं सामने आई, मामला 14 तारीख का है, तो ये बात 21 तारीख को जब कोई अखबार छापता है तब क्यों हमें पता चल रही है, हमें पहले क्यों नहीं पता चला? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका मतलब कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारा तंत्र है, वो छिपाने की कोशिश कर रहा था इस मामले को, क्योंकि जज का मामला था और वो खोजी पत्रकार ने स्टोरी की, उसके बाद सामने आया। अब क्योंकि उपराष्ट्रपति अगर इस बात को कह रहे हैं तो गंभीरता से कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही और महत्वपूर्ण कही कि अगर यही मामला किसी उद्योगपति का, किसी नेता का, किसी और व्यक्ति का होता तो निशाने पर होता। बात भी सही है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो देखिए, जो ईमानदारी का, पारदर्शिता का और न्याय का जो मंदिर माना जाता है न्यायपालिका, इसलिए न्यायमूर्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न्यायाधीश नहीं, न्यायमूर्ति। जस्टिस का जो हिंदी तर्जुमा है वो न्यायमूर्ति है। न्यायाधीश भी लिख सकते थे, लेकिन न्यायमूर्ति का मतलब कि जो न्याय की मूर्ति हो। और उसके बारे में इस तरह के सवाल उठे और विवाद उठे, अखबारों में खबर छपे, बार काउंसिल रिएक्ट करे, बार काउंसिल के अध्यक्ष रिएक्ट करे, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा नैतिकता का सवाल भी है। भ्रष्टाचार का सवाल तो चलिए जांच के बाद आप स्पष्ट करेंगे, मान लीजिए कि जांच होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है, लेकिन नैतिकता का सवाल तो है, सबसे पहले मॉरलिटी का सवाल तो है। तो अब सवाल ये है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज और पहले भी एक बार सीबीआई उनको अरेस्ट कर चुकी है, कई साल पहले की बात है। विजय जी को याद होगा, डीडीआई घोटाला हुआ था, उसको बंगाली जज थे, मतलब है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। तो उनको बाकायदा तिहाड़ जेल भी गए थे वो, उनके ऊपर छापा पड़ा था। तो मतलब अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के बारे में चर्चा हुई, विवाद रहा उनको लेकर के। उनके एक जज के इम्पीचमेंट के लिए बहुत सारे सांसदों ने राष्ट्रपति को बोला। देखिए, एक जज तो इम्पीचमेंट होते होते बच गए, वो जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के, वो इस्तीफा दे गए, फिर राजनीति में चले गए। इम्पीचमेंट होने वाला था उनके खिलाफ, लेकिन वो उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो पॉलिटिक्स में। सवाल किससे है इसमें, इस पूरे मामले में? सबसे पहले सवाल तो न्यायपालिका से है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि भाई आपने अगर जांच बिठाई है तो उसको स्पष्ट करिए, किस चीज़ की जांच बिठाई, क्या मसला है, डिटेल क्या है। और कॉलेजियम ने अगर ट्रांसफर आपने रिकमेंड किया है, जैसा कि प्रपोजल है, तो उसका कुछ आधार होगा ना, बेस होगा। जैसा हर्षवर्धन जी सवाल उठा रहे हो, सही उठा रहे हैं कि नंबर 2 की पोजीशन से नंबर 9 की पोजीशन पे कोई जाने के लिए क्यों तैयार होगा, और अगर आप उसको एक तरह से डिमोट कर रहे हैं तो उसके पीछे आधार क्या है। वैसे उस खबर में ये भी लिखा है, मैं फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को कोट कर रहा हूं, कि कॉलेजियम की बैठक के अंदर कुछ जजेस ने ये भी कहा कि केवल ट्रांसफर करना पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। फिर कुछ ने कहा कि क्या इस्तीफा मांगा जाए जस्टिस यशवंत वर्मा से, ये भी बात हुई। और फिर हुआ कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, इसकी फिर बुरी डिटेल में इसकी सोना जी, भ्रष्टाचार के सवाल पर जस्टिस रामास्वामी का इम्पीचमेंट का मोशन मूव हुआ था पार्लियामेंट में, और उस वक्त हमारी पार्लियामेंट किस तरह डिवाइड हुई थी, विजय जी आपको याद होगा। कपिल सिब्बल साहब उसके वकील थे। कपिल सिब्बल साहब उसमें वकील थे हाउस के अंदर। तो इस तरह के सवाल पहले भी आए हैं। ठीक सर, एक लेकिन बुनियादी सवाल, 14 तारीख की घटना 21 तारीख को रिपोर्ट हो रही है, और रिपोर्ट भी ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया तो हुई, किसी पत्रकार ने खबर निकाली, अब उसका सोर्स कौन है वो तो वही जाने। लेकिन कोई बताए, फायर डिपार्टमेंट बताए, पुलिस का अधिकारी बताए, सरकार का कोई नुमाइंदा बताए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन है कि 14 तारीख की रात क्या मिला वहां पर जब आग बुझाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक तो जुडिशरी को लेकर यदि सवाल उठते हैं, करप्शन को लेकर, तो यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर उसको बचाने या दबाने या जानकारी नहीं देने की भी कोशिश होती है, तो वो भी अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। 14 तारीख की घटना है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आप जिक्र कर रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, on Justice Verma's transfer, the collegium resolution which was yet to be uploaded on the website, the proposal for transfer of Justice Verma, who is the second senior most judge in Delhi High Court and member of the HC Collegium, to his parent Allahabad SC, where he will be the 9th in seniority, जिसका जिक्र कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, is independent and separate from the in-house inquiry procedure. ठीक है, तो मतलब एक तो सेकंड से आप 9th पर लेकर आ रहे हैं, दूसरा ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई कारण दिया है आपने कि भाई क्यों, किस वजह से ट्रांसफर किया जा रहा है? किसी दिल्ली हाई कोर्ट के जज का या तो प्रमोशन के तौर पे नॉर्मली ट्रांसफर होता है, या कोई शिकायत होती है तब होता है। दो ही कारण होते हैं ट्रांसफर होने का। और प्रमोशन का मतलब होता है कि उसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर रखा जाए। ये बात नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि अच्छा, इसमें किसी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि पैसा मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, नहीं बोला, उन्होंने कोई खंडन नहीं किया इस घटना का। लेकिन मैं समझता हूँ यदि जज के घर पर पैसा मिला है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, तो जो पुलिस ऑफिसर्स थी या जो फायर ब्रिगेड थी, उन्होंने किसको इन्फॉर्म किया? किसी को तो इन्फॉर्म किया होगा ना। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी तक आ गई, इसका मतलब उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो इन्फॉर्म किया ही होगा, दिल्ली पुलिस ने या दिल्ली फायर ब्रिगेड ने। और उसके बाद वो मसला सुप्रीम कोर्ट तक आया, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम बन गया, कॉलेजियम ने ट्रांसफर के लिए ये सारा ऑर्डर इमीडिएट हुआ। ये एक साथ एक घटना इस तरह से हो गई है कि 4 दिन में वो घटना हो गई, ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सारी चीज़ें सवाल खड़े करती हैं। और पिछले 4-5 महीनों में, साल भर में कई घटनाएं होगी, जैसे अभी कपिल सिब्बल साहब भी एक जज साहब का जिक्र कर रहे थे, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था, फिर शांति हो गई, उस पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे कई मामले हुए। तो सवाल ये है कि जिसको लेकर नॉर्मली कहा जाता है कि जजेज कैन जज हिमसेल्फ और देमसेल्व्स, कि मतलब ये पूरे देश भर में कोई सिस्टम नहीं है जहां पर यदि इंक्वायरी भी होती है, मान लीजिए ऑफिस में कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उसी ऑफिस का ऑफिसर उसकी इंक्वायरी नहीं करेगा। केवल जजेज में ही है कि जजेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सवाल भी बार बार उठता रहा है। और कल रिपोर्ट आ गई तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें ट्रांसपेरेंट होकर बताना चाहिए कि ये मामला है कि नहीं। सर, मैं कहता हूं कि यदि नहीं है
तो भी साफ करना चाहिए। मैं तो एक लाइन और कोट करना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट की कल की उस चिट्ठी में ही है, क्लैरिफिकेशन में ही है। उसकी पहली लाइन, देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स बीइंग स्प्रेड विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट एट द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा। यस, सेड इंसिडेंट या रिपोर्टेड इंसिडेंट नहीं कहा गया, इंसिडेंट एट द रेजिडेंस, कुछ हुआ वहां पे नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा की प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट साफ करता भाई ये रिपोर्ट हो गई है, और इस रिपोर्ट में उनको साफ बताया गया। हम ये क्यों मानेंगे वही अपराधी है? मैं कह रहा हूं यदि सुप्रीम कोर्ट ने जांच की तो उनको साफ करना चाहिए। फिर आज के अखबार में ये छपा हुआ है कि जस्टिस वर्मा भी कोर्ट नहीं जा रहे। हाँ, और वो कोर्ट नहीं गए, ट्रांसफर सेकंड नंबर से 9th। अपडेट जो है बार एंड बेंच पे जो अभी 12-15 पे अपडेट है कि एक तो ये कि कल जो रिपोर्ट आनी थी वो भी आई नहीं। सीजे ऑफ दिल्ली येट टू सबमिट ए रिपोर्ट एंड इज शेड्यूल्ड टू सबमिट ए रिपोर्ट टुडे। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इज स्पीकिंग टू ऑल अथॉरिटीज, फायर, पुलिस, ये सबसे बात करके वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट, मतलब वो जांच कर रहे हैं, वही मतलब हुआ। समीर जी, देखिए, मामला इतना गंभीर और इतना बड़ा मामला बन गया, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने निर्णय लिया कि इन्हें इनके वापस पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर भेज दिया जाता है, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। भाई सबसे पहले तो आप उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। आप बोले इतना बड़ा आरोप लगा है, तब तक आपकी जांच नहीं हुई थी, आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, आप कंपल्सरी लीव पे चले जाइए। आप उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज देते। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सीजीआई का भी बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए था। सिर्फ यह कह देना कि अभी जांच हो रही है, अभी हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का रिकमेंड किया जा रहा है, और यशवंत वर्मा जिनके ऊपर घर पे कैश निकलने की बात निकली है, कम से कम उन्हें सामने आके बोलना चाहिए। आप खुद बोलिए, अगर आप ईमानदार हो तो आप बोलिए कि भाई मेरे घर में ऐसी कोई घटना नहीं अफवाह, आप पीसी लीजिए। आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सच्चाई है और पैसा निकला है। अब कितना पैसा निकला है, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, कैश काउंट करने के लिए मशीनें मंगाई गई थी कि नहीं, कैश रिकवर हुआ तो उसकी एंट्री कहां पर हुई है, क्या एफआईआर दर्ज हुई है, क्या पुलिस कमिश्नर के पास डायरेक्ट तो कोई जो फायर ब्रिगेड के लोग गए थे वो डायरेक्ट तो सीजीआई के पास जाएंगे नहीं, या दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएंगे नहीं, उन्होंने अपने हायर अथॉरिटी का इन्फॉर्म किया होगा। सिंपल सी बात, फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने के लिए पहुंचा, आग बुझाई गई, अंदर वो गए पहले, लेकिन उसके बाद अगर कुछ भी ऐसी चीज मिल रही है तो पुलिस को बुलाएगा ना। नहीं, वो पहले अपने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। वो तो कर्मचारी है ना बुझाने वाले, वो अपने आके जो हेड होगा उनका उसको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, और पुलिस आएगी, पुलिस ने अपने पुलिस कमिश्नर को, कि मामला इतना संवेदनशील है कि पुलिस ने पुलिस कमिश्नर को या वहां के जॉइंट सीपी को इन्फॉर्म किया होगा। फिर पैसा काउंट हुआ होगा, पैसा किसका है पूछा होगा, पैसा गया कहां, तो ये सारी बताएगी ना पैसा गया कहां पर। यही बात सर, समय हो गया, लेकिन सवाल तो यह है कि आग बुझी नहीं ना अभी। नहीं, यही बात मैं फिर उपराष्ट्रपति जी की बात कह रहा हूं। ये सब कुछ हुआ जैसा उन्होंने बताया, पुलिस वहां पहुंची होगी, देखा होगा, पैसा मिला होगा, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी, एंट्री हुई होगी, को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, होगी, सबको बताया गया होगा, सरकार को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई क्या हुआ। फिर वो सब कुछ देश को क्यों नहीं बताया गया?